अस्सलामुअलैकुम। मेडिकेट टॉक्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों को वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से बहुत ही अमेजिंग सी पर्सनालिटी मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में डॉक्टर मोहम्मद नसर कमर खान ने। आपके बारे में बताती चलूँ कि आप MBBS FCPS ऑप्थेमोलॉजी हैं, आई स्पेशलिस्ट, आई सर्जन हैं, मेंबर ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। ऑफ कोर्स मेंबर भी हैं। हाशमानीस हॉस्पिटल में भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज डॉक्टर साहब से ना सिर्फ ये हम एक बहुत ही मुनफरिद टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अमूमी तौर पर जब हम आंखों से रिलेटेड बीमारियों की बात करते हैं तो कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे डायग्नोसिस होते हैं जिसके बारे में लोगों को अभी भी इल्म नहीं है, और थोड़ी सी डॉक्टर साहब से उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक का सफर उनका कैसा रहा। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। थैंक यू, आप लोगों ने इनवाइट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं माशाल्लाह आपका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी हमने इंट्रोडक्शन में कही नहीं है। आई रियली वांट कि आप हमारी ऑडियंस को भी बताइएगा। उसकी वजह ये है कि जब भी हम गेस्ट से उनकी बायोग्राफी पूछते हैं तो उसका वजह ये होती है कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे होते हैं। पहला सवाल डॉक्टर साहब, अगर आपसे मैं पूछूं तो आपने अपने स्कूल के दिनों में ही करियर के आगाज का सोच लिया था कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है और ऑप्थेमोलॉजी की फील्ड को ही चूज करना है, या ये एक्सीडेंटल होगा? देखिए, स्कूल डेज को अगर मैं देखूं तो बेसिकली स्कूल डेज जो भी होते हैं ना, वो किसी भी ग्रोथ की फाउंडेशन के लिए बड़ा इम्पैक्ट। एब्सोल्युटली। यस, स्कूल डेज में ही आपको आइडिया हो जाता है कि व्हाट यू वांट टू बिकम। और मेरा तो ऐसा था कि मैं बहुत क्यूरियस किस्म का था। मुझे साइंस पसंद थी, राइट। मुझे हेल्प करना बहुत पसंद था लोगों का। Right. तो वो सारा सिस्टम ओवर द इयर्स आपको इस प्रोफेशन की तरफ लेके आता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपने चूज कर लिया कि भाई मैंने डॉक्टर ही बनना है, तो आंखों का सर्जन और आंखों के डॉक्टर, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा, क्योंकि अमूमी तौर पर लोग जब मेडिकल की फील्ड में आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आया मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं। तो आपकी जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन थी एट दैट टाइम कि नहीं मैंने इस तरफ ही आना है, वो कौन थी? थोड़ा सा हमसे वो भी शेयर कीजिएगा। चले, इसमें ये है कि जी मेरे फादर जो थे, he passed away in 2024. He was an ophthalmologist. All right. तो हमने तो बचपन से ही अपने फादर को ही इंस्पिरेशन रखा था अपना, और हम देखते थे उनको सारा। उनके साथ में क्लिनिक्स भी, जब मैं छोटा था उनके साथ क्लिनिक भी जाता था। Right. वो इंस्पिरेशन मुझे वहां से मिलती थी। किस तरह पेशेंट आ रहे हैं, अब्बू किस तरह उन्हें ट्रीट करते थे, और पोस्ट ट्रीटमेंट वो जो दुआएं मिलती थी। राइट राइट राइट। तो ये सारी इंस्पिरेशन वहां से मुझे मिलती रही। दूसरा ये कि हेल्पिंग जो नेचर होती है ना, वो कुछ इनबिल्ट मेरे नाम की वजह से। सही। जो मेरा नाम है नसर, राइट, उसका मतलब भी है मदद करने वाला। सही। तो ये एक बिल्ट इन भी है मेरे। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह यू हैव अचीव्ड अ लॉट, और मुझे लगता है डॉक्टर्स की जो जिंदगी है वो किसी भी वक्त हो तो वो लर्निंग के प्रोसेस में ही रहती है। आने वाले जो नए डॉक्टर्स हैं, अभी जब आप नए प्रैक्टिशनर्स को देखते हैं, स्टूडेंट्स को देखते हैं, हम अपने सभी डॉक्टर से ये पूछते हैं कि आप जब आज देखते हैं, हम 2026 में डॉक्टर साहब AI का दौर है, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है, चीज़ें बहुत इवॉल्व कर गई हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट कि किस तरीके से अपने आप को लेके चलें? देखिए, एक तो जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो इतना टफ नहीं। Right. आजकल इतना कंपटीशन है। True. तो जूनियर डॉक्टर्स जो who want to become doctors, उनको मैं कहूँगा कि जी never lose your curiosity, जुस्तजू नहीं खत्म करें अपनी। मेडिसिन जो है वो इवॉल्व होती जा रही है। नेवर स्टॉप लर्निंग। हम अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जो सीख रहे होते हैं, इतनी स्पीड से एवोल्यूशन हो रही है इस मेडिसिन फील्ड में। दूसरा मैं कहूँगा कि जी एम्पैथी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, वो एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि जी अ गुड डॉक्टर ट्रीट्स द डिजीज एंड अ ग्रेट डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट। राइट, बिल्कुल सही। ये और बी रेडी फॉर द चैलेंजेस। बहुत डिमांडिंग फील्ड है ये, तो ये तीनों चीजें आपकी होनी चाहिए if you really want to become a great doctor। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप प्लीज हमें बताइएगा कि माशाल्लाह बिकमिंग एन आई सर्जन और फिर उसके बाद ऑप्थेमोलॉजी की फील्ड में आप
स्पेशलाइजेशंस एंड एवरीथिंग Yes. करते रहे। अभी पाकिस्तान में अगर हम ऑडियंस को, वैसे तो डॉक्टर साहब आपको बहुत सारे आपके पेशेंट्स भी हम श्योर जब प्रोग्राम होगा तो देखेंगे ही, लेकिन ऑडियंस को अगर हम डॉक्टर नसर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहें और अगर वो ये सोचें कि हम अपनी आंखों की तकलीफ के लिए या जिस बारे में भी हम बात करने वाले डॉक्टर नसर के पास आए, डॉक्टर साहब तो आप एज डॉक्टर एज प्रैक्टिशनर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो गया है अब आंखों की फील्ड से लेके, और डॉक्टर्स किस तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं? देखिए, जैसे इन जनरल मेडिसिन के अंदर एवोल्यूशन आई है, तो आई के अंदर भी बहुत ज्यादा आ गई। सही, ठीक है, पहले इंसिजन वाले सर्जरीज होती थी, अब लेजर के थ्रू होती है, सुपरलेस सर्जरीज हो रही है हर फील्ड में। हमारी आई भी जो है ना मल्टीपल फील्ड्स में, सब स्पेशलिटीज में डिवाइड हो गई। सही, कॉर्निया अलग प्रोसीजर्स हो रहे हैं, ग्लोकोमा एक अलग फील्ड हो गई है, विट्रोरेटिना जो आंख के पर्दे की होती है वो एक अलग फील्ड हो गई है। हर चीज में बहुत ज्यादा सब स्पेशलाइजेशन हो गई है। सही, मेरी सब स्पेशलाइजेशन जो है वो है ऑर्बिटल ऑक्यूलोप्लास्टी। ऑर्बिटल ऑक्यूलोप्लास्टी ये होता है कि आंख के इर्द गिर्द जितने भी ट्यूमर्स हो जाए ऑर्बिट में, आंख का बाहर आ जाना, आंख की समझ लें आंख की जो प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है, आंख किसी की गिरी भी होती है, ट्रॉमा रिलेटेड रिकंस्ट्रक्शन हो जाए, एनॉप्थेल्मिया हो जाए, सॉकेट की रिकंस्ट्रक्शन हो जाए, तो मैं इस लिड के ट्यूमर्स हो जाए, तो मेरी सब स्पेशलिटी ये। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एक सवाल जो हम सभी डॉक्टर से पूछते हैं और हमें बड़े अमेजिंग जवाब मिलते हैं जब भी डॉक्टर साहब हमें बताते हैं, माशाल्लाह डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर साहब आपने कहा शुरू से आपकी तबीयत में हेल्पिंग नेचर थी, एम्पैथी थी, लेकिन अभी अगर मैं आपसे पूछूं ओवर द इयर्स आपकी अपनी शख्सियत में क्या तब्दीली आई है बिकमिंग अ डॉक्टर? तब्दीली तो जी सिग्निफिकेंट आई है, राइट, ठीक है, और वो तब्दीली क्या है कि जी अब पेशेंस ज्यादा हो गया है, डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि आप ओवर द ईयर डिफिकल्ट कंडीशन में जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो आपको ये फील्ड बड़ा इसमें का रोल है इसका। तो यस, मोर पेशेंस अब डेवलप हो गया है, एम्पैथेटिक हो गया हूँ, ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल सही। मतलब हमारे जो मरीज हैं या जो सतही तौर पर लोग देख रहे होते हैं उन्हें ये लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी एज सच कोई कुर्बानी नहीं है, वो एसी के कमरे में बैठते हैं, वाइट कोट पहनते हैं, जल्दी जल्दी मरीज को देखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे आप बताइए एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से डॉक्टर्स जो हैं वो एक्चुअली में क्या कुर्बानियां दे रहे होते हैं जो शायद लोगों को अमूमी तौर पर पता ही नहीं होती? नहीं, डेफिनेटली कुर्बानी से ऐसा सैक्रिफाइस तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि इवेंचुअली जो भी आप करते हैं वो इन दी एंड वर्थ इट। बिल्कुल बिल्कुल। यस, है कुछ चीजें जैसे स्टडी इयर्स बहुत लॉन्गर होते हैं, बहुत लंबा पढ़ना पड़ता है आपको, स्टिल पढ़ना ही पड़ता है। कोई भी चेंज अगर आ रहा हो तो उसको अगर आपने सरवाइव करना है तो आपको उसको यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, यस, जब आप कर रहे होते हैं मेडिकल तो आपको अपने फैमिली फंक्शंस अनअटेंड करने पड़ते हैं, चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज आपकी थोड़ी जो है कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, लेकिन आप ओवर द इयर्स आप जिस स्टेज पे अब है और वो पुरानी सारी चीजें देखें और जो पेशेंट अब आपके पास आते हैं और वो ट्रीट होके जाते हैं और फिर जो आपको दुआएं मिलती हैं, वो एवरी सैक्रिफाइस इज वर्थ इट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। डॉक्टर साहब जब मैं आज के हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जब मैं टोसिस के बारे में पढ़ रही थी तो मेरे लिए भी एक आम इंसान की हैसियत से बड़ा ही डिफरेंट सा एक टॉपिक था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज हम इस बारे में जरूर गुफ्तगू करें, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे लोगों को शायद इस बारे में इल्म ही नहीं होगा, या अगर ये तकलीफ होगी भी तो उनको ये नहीं मालूम होगा कि इसको कैसे ट्रीट करना है और बर वक्त ट्रीट करना है। डॉक्टर साहब पहला ही सवाल बहुत ही सिंपल सा करूंगी कि जो टोसिस है वो है क्या, और ये जो हम कहते हैं कि एक्सिस आईलिड स्किन हो जाती है, ये टोसिस ही है या इससे थोड़ी मुख्तलिफ है, हमें प्लीज बताइएगा। अच्छा, तो आप बेसिकली टोसिस और डर्मेटोकिलेसिस का डिफरेंस पूछना चाहते हैं। टोसिस क्या होता है कि हम जब आँख खोलते हैं तो दोनों एक सिमेट्री में खुलती हैं, एक लिमिटेड ओपनिंग होती है जो आपकी खुलती है। ठीक है। अगर आपकी ये आँख की जो अपर लिड जो हमें जिसको बोलते हैं ये पूरी तरह ना खुले, कम खुले, और इसकी कैटेगरीज होती हैं,
किसी की जरा सी कम खुलती है, किसी सही। की बहुत ज्यादा कम खुलती है, किसी की बिल्कुल भी नहीं खुल पाती। सही। तो ये तो बेसिकली ड्रूपिंग ऑफ द अपर लिड इज कॉल्ड टोसिस। और जहां तक आपने डर्मेटोकिलेसिस की बात की, डर्मेटोकिलेसिस होता क्या है कि जी वो होता है कि आपकी जो अपर लिड होती है इसकी स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो बेसिकली स्किन जो है ग्रेविटी की वजह से ऐसे लटक जाती है। राइट राइट। लिड का फंक्शन ओपनिंग सही रहती है, सही। लेकिन ये जब आपका अपर लिड का स्किन लैक्स होके नीचे आ जाता है तो उसकी वजह से सूडोटोसिस, जिसे हम फॉल्स टोसिस बोलते हैं, कि आपको लगता है ऐसा है कि आंख बंद हो गई है, लेकिन वो बेसिकली स्किन होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला ही सवाल जहन में ये उभरता है कि जब हम टोसिस की बात कर रहे हैं तो क्या ये पैदाइशी भी होती है या फिर ये कि ये बाद में भी डेवलप हो जाती है लोगों में? हाँ बिल्कुल, दोनों तरह प्रेजेंट करता है। पैदाइशी भी कंजेनाइटल टोसिस भी होता है, और उसका रीजन ये होता है कि जी आपका जो आंख के खोलने वाला मसल, जिसे हम लेवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस बोलते हैं, वो या तो मेल फंक्शन है या पुअरली डेवलप्ड है, सही बना ही नहीं, या वो सही काम ही नहीं कर रहा। ठीक है। और दूसरा जो होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब कि जी वो आगे जाके हुआ है। राइट। उसमें एक्वायर्ड में मल्टीपल कॉजेज होती हैं कि जी ट्रॉमा के बाद हो गया, कुछ सिस्टेमिक डिजीजेस हैं उसकी बात हो गया, सर्जरी के बाद हो गया, नर्व्स के इशू हो गए, मसल्स के इशू हो गए, एज रिलेटेड हो गया, ओल्ड एज में हो गया। तो ये डिफरेंट। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक सवाल जहन में और उभरता है कि जब हम टोसिस की बीमारी की बात करते हैं, कोई भी शख्स अगर आपके पास ये तकलीफ लेकर आ रहा है तो इसमें क्या ये चीज़ ज़रूरी है कि उस शख्स की नज़र भी इस चीज़ से मुतासर होगी या फिर ये डिपेंड करता है? जी बिल्कुल, इसमें नजर भी मुतासिर हो सकती है। डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ टोसिस, मतलब पलक गिरी भी कितनी है, किस कैटेगरी में है वो। सही। अगर तो आपका नजर का सेंटर वाला हिस्सा कवर्ड है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी नजर इतनी अच्छी डेवलप ना हो। नजर को डेवलप होने के लिए आपका कॉर्निया का सेंटर और प्यूपिल का सेंटर क्लियर होना चाहिए, ताकि रेज पीछे रेटिना पे जाएं और विजन की डेवलपमेंट में अपना पार्ट प्ले करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की और ऑब्वियसली प्रिकॉशनरी मेजर्स की। अब हमें ये समझ आ गया कि टोसिस क्या है और हमने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया। कोई भी अगर मरीज डॉक्टर साहब या देखने वाला शख्स आपके पास आता है तो आंख का मामला डॉक्टर साहब इतना नाजुक है कि अमूमी तौर पर लोग एक तो जाते हुए बहुत घबराते हैं, फिर उनको डर बहुत लगता है कि भाई जी आंख को डॉक्टर साहब बता तो रहे हैं कुछ और ना हो जाए। अब डॉक्टर साहब, टोसिस के लिए एक्चुअली ट्रीटमेंट जो है उसका क्या कोई बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, क्या उसकी कोई सर्जरी है, हम उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ये प्लीज जरूर बताइएगा। अच्छा देखिए, टोसिस दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। पहले तो हमें देखना होता है कि जैसे आपने पिछले सवाल किया कि विजन कैसा है, विजन को अफेक्ट तो नहीं कर रहा, और किस एज ग्रुप में पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है। वो टोसिस, वो बच्चा जिसका प्यूपिल कवर हुआ है, जिसमें हमें चांस है कि जी आगे जाके अगर इसकी सर्जरी नहीं की तो आंख की नजर डेवलप नहीं होगी, नजर डेवलप नहीं होगी तो उसमें आगे जाके चांस हो सकता है एम्ब्लायोपिया हो जाए, और एम्ब्लायोपिया के साथ साथ भेंगापन, जिसे हम स्क्विंट बोलते हैं, वो भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चों में तो हमें सर्जरी जल्दी करनी पड़ती है कि जी हम प्रिवेंट करें एम्ब्लायोपिया के लिए। बाकी डिपेंड करता है कि जी किस कैटेगरी में है। अगर बहुत कम है, मिनिमल है, तो उसका अलग सर्जिकल प्लान होता है। मॉडरेट है तो उसका अलग सर्जिकल प्लान होता है। सीवियर है तो उसका अलग प्लान होता है। अब अगर हम डिटेल में जाएं कि हमारे पास क्या क्या सर्जिकल प्लान्स हैं, तो एक हमारी सर्जरी होती है जिसे हम फार्सिनेला सर्वत बोलते हैं। अगर सिर्फ 2 मिलीमीटर के अंदर अंदर आपकी पलक झुकी हुई है तो उसको फिर हम इस प्रोसीजर से करते हैं, जिसको हम आंख के अंदर वाली साइड से किया जाता है ताकि बाहर स्कारिंग नहीं हो। सही, बिल्कुल सही। दूसरा, अगर मॉडरेट फंक्शन है, 10 मिलीमीटर तक का फंक्शन है और 5 to 10 मिलीमीटर से अबव फंक्शन है, तो फिर हम उसके लिए एक सर्जरी होती है जिसे हम लेवेटर रिसेक्शन प्रोसीजर बोलते हैं। वो दोनों तरीके से की जाती है कि वो आंख के बाहर से भी की जाती है और आंख के अंदर वाली साइड से भी की जाती है।
तीसरी कैटेगरी वो होती है कि जिसमें आंख के मसल का फंक्शन बिल्कुल ही पुअर है, 4 से भी कम है। सही। तो उसके लिए फिर हम प्रोसीजर करते हैं, स्लिंग प्रोसीजर उसे कहा जाता है। इसके भी मल्टीपल टूल्स होते हैं जिससे हम करते हैं। कुछ ट्यूब्स होती हैं जो हम लिड में पास करते हैं। एक चीज होती है फेशियल आटा, आपकी थाई में से ही आपका पीस लिया जाता है और उसके थ्रू लिड को एलिवेट किया जाता है। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को हम कंक्लूड भी करेंगे और मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि आप कोई भी पेशेंट अगर सर्जरी के लिए अग्री कर भी गया है और एज आप उसको प्रिस्क्राइब करने के ज़रूरी है, ये भी एक खदशा होता है कि सर्जरी के बाद क्या कोई पेचीदगियां डॉक्टर साहब हो सकती हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्या ये एक ही दफ़ा में है या ये चीज़ दोबारा भी आकर कर सकती है, ये भी प्लीज़ बताइएगा। देखें, सर्जरी इन सेफर हैंड्स यस बहुत लेस होता है कि जी रिकरेंस हो, लेकिन यस विद एनी अदर प्रोसीजर इसकी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जैसे कि जी आपने ओवर करेक्ट कर दिया, दूसरी आंख से मैच करते हुए आंख ज्यादा ओपन हो गई, अंडर करेक्ट हो गया, आंख उतना नहीं एलिवेट हुई जितना आपने चाह रहे थे करना। दूसरा, कुछ टेस्ट हमें इस सर्जरी से पहले जरूर करने होते हैं। एक टेस्ट होता है बेल्स फिनोमेना चेक करने के लिए कि अगर हम आंख को बंद करते हैं तो यूजुअली हमारी आई बॉल रोल अप होती है। सही। अगर बेल्स इतना अच्छा नहीं है तो हमें कितनी आई बॉल को, आईलिड को हमने ओपन करना है, ये डिसाइड वो टेस्ट करता है कि जी अगर सर्जरी के बाद कुछ अरसे आंख प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होती, तो जब क्लोज नहीं होगी तो वो आंख ड्राई होने का खतरा होता है। बिल्कुल सही। ये चीजें होती हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इतनी मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, इट्स अ सेफर प्रोसीजर। सही, बिल्कुल ठीक। मोस्टली अब जो बेसिकली ये आ जाता है एस्थेटिक, सोशल डिलेमास बहुत ज्यादा है। तो ठीक। डॉक्टर साहब, बस एक आखिरी सवाल और करना चाहूंगी। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप तो रोजमर्रा से पेशेंट्स को देखते होंगे, जब बीमारी बिल्कुल ही पेचीदा हो जाती है, अमूमी तौर पर मरीज उस वक्त डॉक्टर के पास पहुंचते हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट कि अब जो है कोई करिश्मा हो जाए और हम ठीक हो जाएं। तो प्रोग्राम का या आज के टॉपिक का मकसद ये डॉक्टर साहब कि आप प्लीज हमारी ऑडियंस को, बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे, एंड आई एम श्योर उसके बाद हमारे पास कमेंट्स भी आएंगे, ये अवेयर कर दें कि कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहां पर हमने पेचीदगी से अगर बचाना है खुद को तो फौरन डॉक्टर के पास पहुंचे, क्योंकि कई बार आप इतनी तकलीफ को लंबा कर लेते हैं तो फिर वो मुश्किल है डॉक्टर के लिए भी। डॉक्टर साहब, आई रियली वांट कि आप प्लीज टोसिस के टॉपिक को या जो भी आज हमने डिस्कशन किया उसको एक चाहे कोई टिप भी दें और उसको जरा सा आप प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। व्हाट टू डू, हमें किस वक्त पहुंचना है आपके पास? जो ये टोसिस होता है, आपने जब भी ऑब्जर्व किया अपने घर में कि जी आंख के खुलने के साइजों में डिफरेंस फील हुआ आपको, आपने जी वेट नहीं करना है, ठीक है? नो मैटर कौन सी एज है, ये सिस्टेमिक जो एक्वायर्ड होते हैं वो बाद में होते हैं, कंजेनाइटल तो जो भी पेरेंट्स हैं उनको पता चल जाएगा कि जी ये पैदाइशी हो रहा है। तो जी वेट नहीं करें, फौरन ही जाके किसी भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके साथ पिक हो जाती हैं, तो सूनर द बेटर वाली बात है कि जी जब आपने ऑब्जर्व किया जाके कंसल्ट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में हमारा एक लास्ट सेगमेंट होता है ताकि हम जो हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन है उसको थोड़ा सा हम लाइट मोड पे एंड करें। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमारे आज के टॉपिक को बहुत कम टाइम में बहुत खूबसूरती से एलैबोरेट किया, एंड आई एम श्योर के लोगों को अब बहुत सारी ऐसी जो गलत फहमियां थी वो या मिथ्स जो थी वो यकीनन खत्म हुई होंगी। डॉक्टर साहब, रैपिड फायर है, जो भी एक जहन में आपके जुमला आए, एकदम बात आए, आपने हमें बताना है। एप्लीकेशन जो आप अपने फोन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं? सबसे ज्यादा व्हाट्सएप। ऑलराइट, आई थिंक आपके पेशेंट्स आपको परेशान करते होंगे यकीन। डॉक्टर साहब का फेवरेट सीजन क्या है? फेवरेट सीजन एक अभी रिसेंट मेरी वाइफ देखती है, देख रही थी तो मैंने भी देखा था, गुड डॉक्टर। राइट, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास वैसे तो वक्त नहीं होता, बट अगर आपके पास वक्त हो तो आप क्या प्रेफर करते हैं, खाना खुद पकाना या ऑर्डर करना? बिकॉज इट्स वेरी थेरेप्यूटिक आल्सो। खाना खुद बनाना आई डोंट माइंड, वैसे कि जी मैं अगर बना भी लूं तो
लेकिन ये आजकल के दौर में तो ऑर्डर इन ही ज्यादा सही है, Right. कन्वीनियंस ओवर एफर्ट वाली बात सही। है। कोई ऐसी किताब या डॉक्टर साहब कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो डॉक्टर नसर ने देखी हो और आप सबको रेकमेंड करेंगे जरूर पढ़ें या जरूर देखें, लाइफ लेसन हो उसमें कुछ भी? कौन सी हमने आखिरी पढ़ी थी? मुझे तो कोई मूवी डॉक्टर साहब, कोई मूवी या कोई डॉक्यूमेंट्री, एनीथिंग, कोई ड्रामा जो आपको बहुत अच्छा लगा और आप चाहें कि लोगों को। मुझे जो है ना जरा वो रियल लाइफ सिनेरियोस पे मूवीज पसंद है, और जिसमें सर्वाइवल सीरीज चल रही है। राइट। मैंने लास्ट जो मुझे एक अच्छी लगी थी वो एक द रेवेनेंट है मूवी, सर्वाइवल, उस पे वो बड़ी अच्छी लगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर नसर, माशाल्लाह आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं आपकी एक्सपर्ट लिस्ट में। फिर भी कोई ऐसी स्किल जो अभी भी आप सोचते हैं कि काश मुझे ये भी आनी चाहिए थी, मैं ये भी सीख लेता या सीख लूं, एनीथिंग? अच्छा जी, स्किल जो है मेरे ख्याल में वर्क लाइफ को बैलेंस करने की मैनेजमेंट आनी चाहिए मुझे। ये जरा उसके लिए तो डॉक्टर साहब आई थिंक कोई मैजिक वॉन्ड होना चाहिए सबके पास। और डॉक्टर साहब, डू यू हैव पेट्स? आपके पास कोई पेट्स हैं? आई यूज्ड टू हैव मेनी, बट मेरी जो डॉटर है उसको जरा पेट से एलर्जी थी, तो एट प्रेजेंट नहीं। ओके। डॉक्टर साहब, आप अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स या जो आपके ट्रैक्स होते हैं वो कैसे आप उसको रखते हैं? आप डू यू राइट नोट्स या आप व्हाट्सएप पे लगाते हैं? डिजिटल दौर है जी, फोन। ओके, जबरदस्त। डॉक्टर साहब, आपके वीकेंड का स्टार्ट कैसे होता है? वीकेंड का स्टार्ट जी स्लो स्टार्ट होता है, आराम से उठे, कॉफी पिए, चाय पिए, नाश्ता करें। बिल्कुल ठीक। एक डॉक्टर साहब कोई ऐसी गलती जो आपको लगता है जब आप अपनी टीन्स में थे या व्हेन यू आर जब आप बड़े हो रहे थे, जो आपने की और आप आज वो स्टूडेंट्स को या वो आप उनको मशवरा देंगे कि भाई ये मैंने की थी लेकिन तुम लोग ना करना? ऐसी, हम पढ़ते कम थे। हम पढ़ते कम थे, तो नहीं पढ़े प्लीज। एजुकेशन जो है बहुत जरूरी है। आप आजकल तो बहुत डिजिटलाइज हो गया है। यस, और थोड़ा आउटडोर भी फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, वैसे तो माशाल्लाह बहुत सारी चीजें अब आपके पास हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो आपके जहन में अभी भी है कि मेरा नेक्स्ट ईयर का ये गोल है एंड मैं इंशाल्लाह ताला वो जरूर अचीव करूंगा? देखें, ये जो हमारी फील्ड है मेडिसिन की, इसमें इतनी एवोल्यूशन है, इतनी चेंजेस आ रही हैं, तो मेरा एक अभी वो है कि जो मेरी फील्ड रिलेटेड है, एक एडवांस ब्लेफरोप्लास्टी का एक कोर्स है जो मैं सोच रहा हूँ कि वो मुझे करना चाहिए। राइट, इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर, आई होप कि अब जब आपको हम दोबारा बुलाएं तो हम फिर किसी और मजीद बेहतर टॉपिक पर बात करें। एंड डॉक्टर साहब, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इतनी जबरदस्ती नॉलेज हम तक पहुंचाई। आप लोग भी अपना बेहद ख्याल रखिएगा, इन प्रोग्राम्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया कीजिए, क्योंकि मेरा और हमारी पूरी टीम का मकसद ये है कि लोगों तक आगाही पहुंचे। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।